दोस्तों नमस्कार, नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, अच्छी तरह से आप पढ़ रहे होंगे और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं आपके, वो क्वालिफ़ाई आप ज़रूर करेंगे। इसी कामना के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक जो है वो है जीवन बीमा में मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन, ठीक है? तो इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम आज इसमें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है पॉलिसी विलंब का क्या अर्थ है? यानी जो पॉलिसी आपकी प्रीमियम भरने के समय लेट हो जाती है, उसका क्या अर्थ है? पॉलिसी विलंब का यहाँ पे अर्थ पूछ रहा है सिर्फ, वो आपको बताना है। जैसा कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, पॉलिसी धारक एक पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान करता है। पॉलिसी धारक जो है वो क्या करता है? एक पॉलिसी के लिए एक प्रीमियम भुगतान करता है। तो ये तो प्रीमियम तो भुगतान करेगा, बट यहाँ पे पॉलिसी विलंब का अर्थ पूछ रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता आपका। अगला देखते हैं, पॉलिसी धारक एक पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान को बंद कर देता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, पॉलिसी परिपक्वता प्राप्त होती है। चौथा ऑप्शन हमारा है, बाजार से नीति वापस ले ली गई है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता और तीसरा पॉलिसी परिपक्वता प्राप्त होती है, मैच्योरिटी हो जाती है, तो पॉलिसी विलंब का ये भी अर्थ नहीं होगा, ना डी वाला होगा, ठीक है। बट यहाँ पर पॉलिसी धारक की पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान को जब बंद कर देता है, तो तब हम उसको कह सकते हैं कि पॉलिसी विलंब हो गई है। यानी पॉलिसी के प्रीमियम जो है वो बीमित व्यक्ति भर नहीं पा रहा है, समय पर नहीं भर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिसी विलंब का ये अर्थ रहेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, यूएलआईपी के मामले में निवेश जोखिम कौन देता है? यूलिप प्लान जो होते हैं, ठीक है। यूलिप प्लान का मतलब होता है, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि आपका प्लान जो होगा, यूलिप प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि यूलिप प्लान जो आपके हैं वो क्या होते हैं। यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। क्या होता है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जो कि शेयर मार्केट पर आधारित होते हैं, ठीक है। अब तो हालांकि आईआरडी की तरफ से गाइडलाइंस आया है कि यूलिप प्लान तो हैं बट वो गारंटीड प्लान रहेंगे, ठीक है। यानी 10 साल या 15 साल का हमने प्लान लिया है तो उसमें गारंटी जो मैच्योरिटी है वो तो मिलनी मिलनी आपको है, ठीक है। मार्केट का उतार चढ़ाव जो भी रहेगा, बट वो मैच्योरिटी जो है मिनिमम वो आपको मिलेगी मिलेगी, अगर मार्केट लॉस में भी जा रहा है तो, ठीक है। तो अभी तक इससे पहले क्या था कि यूलिप प्लान में शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता था अलग अलग सेक्टरों में, तो वहाँ पे क्या होता है, लॉस अगर होता था तो लॉस पूरा बीमित व्यक्ति झेलता था, यानी वही उठाता था नुकसान, उसकी भरपाई कौन करेगा? वो वही उठाता था, बीमा कंपनी उसको नहीं देती थी। तो यहाँ पर यूलिप के मामले में निवेश जोखिम कौन देता है? बीमित ही देगा, ठीक है। ना कि ए ऑप्शन बीमाकर्ता नहीं देगा, राज्य भी नहीं देगा, आईआरडी भी नहीं देगा, बीमित व्यक्ति जिसने इंश्योरेंस अपना करवाया है वही उसके नुकसान को भी उठाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीमा पॉलिसी के संबंध में प्रीमियम शब्द का क्या अर्थ होता है? जो प्रीमियम कहा जाता है, प्रीमियम शब्द का क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है। तो प्रीमियम शब्द का मतलब होता है कि जब हम पॉलिसी ले रहे हैं, ठीक है, जैसे 10 साल की 15 साल की हम पॉलिसी ले रहे हैं, तो 10 साल 15 साल तक उस सम इंश्योर्ड के बदले में, जैसे हमने 5 लाख का इंश्योरेंस कराया, तो उस 5 लाख इंश्योरेंस के बदले में हमें जो पैसा देना पड़ेगा कंपनी को, बीमा कंपनी को, वो हमारा प्रीमियम कहलाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा है, बीमाकर्ता द्वारा अर्जित लाभ कहलाएगा। बी, पॉलिसी खरीदने के लिए बीमा द्वारा भुगतान की गई कीमत है। सी ऑप्शन है, बीमा पर पॉलिसी बीमा करते के मार्जिन, यानी जो भी उसका लाभांश है, प्रॉफिट है उसका वो। या डी ऑप्शन है, पॉलिसी पर बीमाकर्ता द्वारा किए गए व्यय। तो यहाँ पर देखिए ना पहला ऑप्शन रहेगा ना सी और डी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि पॉलिसी खरीदने के लिए बीमा द्वारा भुगतान की गई कीमत को ही हम प्रीमियम शब्द कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन बीमा प्रीमियम का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सा कारक नहीं है, वो आपको बताना है। जीवन बीमा प्रीमियम का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सा कारक नहीं है, यानी जो प्रीमियम आपका निर्धारित होता है बीमित व्यक्ति का, वो इसमें से कौन सा कारक फैक्टर है
जिसके कारण वो निर्धारित उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ए ऑप्शन है मृत्यु दर, दूसरा है छूट, तीसरा है भंडार और चौथा है प्रबंधन खर्च। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर देखिए मृत्यु दर यानी ये अगर जो उसका रिस्क रहेगा उसके अनुसार तो प्रीमियम रहेगा रहेगा। भंडार और प्रबंधन खर्च इन पर भी डिपेंड करता है उस पॉलिसी में कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, ठीक है, तो वो भी उसमें इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पर जो छूट है यानी रिबेट जो मिलता है उसको, वो प्रीमियम निर्धारण में उसका कोई फैक्टर रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है पॉलिसी वापसी क्या है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि पॉलिसी वापसी और एक होता है फ्री लुक पीरियड, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि फ्री लुक पीरियड आपको जब पॉलिसी लेते हैं, नई पॉलिसी इशू करेंगे तो 15 दिन का आपको फ्री लुक टाइम मिल जाता है कि उसमें आप बॉन्ड को पढ़ लें। बॉन्ड आपके पास आ जाता है, बॉन्ड आने के आपको रिसीव करने के बाद में 15 दिन का समय पूरा मिलता है। उस बॉन्ड पे शर्तें आप पढ़ सकते हैं, सारी शर्तें आपके अनुकूल हैं तो आप पॉलिसी को चला सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। जो भी स्टाम्प ड्यूटी खर्चा आता है वो आपको वापस कर दिया जाता है, ठीक है। तो 15 दिन का समय है, वो आराम से आप बॉन्ड को पढ़ सकते हैं। अगर पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है, आपको ठीक नहीं लग रही है, तो आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे पॉलिसी वापसी की। तो पॉलिसी वापसी क्या है? ए ऑप्शन हमारा है पॉलिसी धारक द्वारा प्रीमियम भुगतान को बंद करना पॉलिसी वापसी कहलाएगा। जी नहीं। अगला है अधिग्रहित सरेंडर मूल्य के बदले में नीति का समर्पण कहलाएगा, ठीक है। सी है पॉलिसी उन्नयन कहलाएगा। डी है पॉलिसी उतराई कहलाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा है अधिग्रहित सरेंडर मूल्य के बदले में नीति का निर्धारण, यानी जब हम पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो जो भी हमें वापसी मिलती है, जो भी पेमेंट मिलता है, वो हमारा समर्पण मूल्य कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नीचे दिए गए में से कौन सा अधिशेष को परिभाषित करने के तरीकों में से एक है? कौन सा अधिशेष को परिभाषित करने के लिए तरीकों में से एक है वो बताना है। ए ऑप्शन है हमें अत्यधिक देयताएं, बी ऑप्शन है अत्यधिक कारोबार, सी ऑप्शन है संपत्ति पर देनदारियों का अतिरिक्त मूल्य और डी ऑप्शन है देनदारियों पर संपत्ति का अतिरिक्त मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर अधिशेष की अगर हम बात करें तो अधिशेष जो हमारा है डी ऑप्शन के तहत जाएगा, यानी देनदारियाँ जो हैं पर संपत्ति का अतिरिक्त मूल्य कहलाएगा, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है, देनदारियों पर संपत्ति का अतिरिक्त मूल्य जो है अधिशेष के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ हमारे व्यूअर्स ने, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि कुछ मुझे टेक्निकल वीडियोस भी डाले हैं। तो कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है लोगों को पॉलिसी करने में या किसी तरह की कोई समस्याएं हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ। यानी किसी तरह तरह की कोई समस्या आ रही है, ठीक है, कितना कमीशन आएगा, किस तरह से कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, पॉलिसी किस तरह से हम इशू कर सकते हैं, पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें सावधानियां हमें रखनी चाहिए इशू करते समय, इन सब समस्याओं को लेकर के बहुत जल्द मैं लेकर के वीडियो आ रहा हूँ। तो उनमें भी शामिल रहेगा। अगर आपको कुछ समस्या है तो हमारे उन वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और उन लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुंचाइए जिन लोगों को एग्ज़ाम देना है IRDA का, और ताकि वो भी इस वीडियो का हमारे लाभ उठा सकें। और हालांकि आप सभी लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिला है, तो इसी तरह से आप हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहिए और हम आपके लिए अच्छी तरह से जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके लिए लेते आएंगे। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ULIP प्रीमियम का घटक नहीं है? यानी यूलिप जो प्लान है उनका एक घटक नहीं है, वो आपको इनमें से बताना है। ए ऑप्शन हमारा है नीति आवंटन प्रभार, बी निवेश जोखिम प्रीमियम, सी मृत्यु दर और डी ऑप्शन है हमारा सामाजिक सुरक्षा प्रभार, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूलिप प्रीमियम का घटक नहीं है वो होगा हमारा डी ऑप्शन यानी सामाजिक सुरक्षा प्रभार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम पर खरीदार को छूट दे सकती हैं जो कि किसके आधार पर दिए जाते हैं वो आपको बताना है। ए
खरीदार द्वारा चुनी गई निश्चित राशि का आश्वासन। बी, खरीदार द्वारा चुने गए पॉलिसी का प्रकार। सी ऑप्शन है खरीदार द्वारा चुनी गई योजना की अवधि। और डी ऑप्शन है खरीदार द्वारा चुनी गई भुगतान, जिसको नगद, चेक या कार्ड की विधि भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम पर खरीदार को छूट दे सकती हैं, जो कि ए ऑप्शन है खरीदार द्वारा चुनी गई निश्चित राशि का आश्वासन। ठीक ठीक है, इसके आधार पर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्याज दरें प्रीमियम का निर्धारण करते समय इस्तेमाल की जाने वाली महत्वपूर्ण घटकों में से एक हैं। ब्याज दरों के संबंध में निम्न में से कौन सा बयान सही है वो आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा है, तो आप क्वेश्चन को पास करके 1 से 2 बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आसानी से समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, तब उसका आंसर दीजिएगा। तो जाहिर सी बात है आपका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर देखते हैं, ए कम ब्याज दर, तो प्रीमियम कम होगा। दूसरा है ब्याज दर को उच्च माना जाना, तो उच्च प्रीमियम होगा। ब्याज दर को उच्च माना जाना तो प्रीमियम कम होना। ब्याज दरें प्रीमियम को प्रभावित नहीं करती हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सी है वो आपका ऑप्शन सही है। नहीं, ब्याज दर को हम उच्च माने तो प्रीमियम भी हमारा कम होना होगा। ठीक है, यानी जितने लंबे समय की हम पॉलिसी को लेंगे, ठीक है, टर्म जितना ज़्यादा लेंगे, तो वहाँ पे बोनस का भुगतान, यानी जो ब्याज मिलना है आपको वो अधिक मिलेगा जा करके, बट लंबे समय के लिए आपका प्रीमियम वहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ए, व्यापार तनाव में मुश्किलों से नए कारोबार को हासिल करने में कंपनियों द्वारा सामना कर रहा है। बी, पॉलिसी अवधि के अंत में व्यवहार तनाव उठता है। सी, अतिरिक्त प्रीमियम की वजह से व्यापार तनाव उत्पन्न होता है। और डी ऑप्शन हमारा है, नए कारोबारी स्तर पर अतिरिक्त व्यय की वजह से व्यापार तनाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर यह ऑप्शन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है, यानी नए कारोबारी स्तर पर अतिरिक्त व्यय की वजह से व्यापार तनाव जो उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीमा कंपनियों द्वारा संपत्ति के मूल्यांकन के संबंध में, जो बीमा कंपनी है उसके द्वारा संपत्ति के मूल्यांकन, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका जो मूल्यांकन करेगी, तो यहाँ पे बताना है कौन सा वो मूल्य है जिस पर जीवन बीमा कर्ता ने अपनी संपत्ति खरीदी या अधिग्रहित की है। ठीक है, क्वेश्चन मेरी समझ से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार मेरा कहना है आप जरूर पढ़ें, उसके बाद ही आंसर की तरफ बढ़िए। इसके ऑप्शन देखते हैं। ए, रियायती भविष्य के मूल्य। बी, रियायती वर्तमान मूल्य। सी, बाजारी मूल्य। और डी, पुस्तक मूल्य। तो बीमा कंपनियों द्वारा संपत्ति के मूल्यांकन के संबंध में पुस्तक मूल्य वह मूल्य है जिस पर जीवन बीमा कर्ता ने अपनी संपत्ति खरीदी या अधिग्रहित की है। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस मामले में एक कंपनी मूलभूत लाभ और पहले ही संलग्न बोनस के प्रतिशत के रूप में बोनस को व्यक्त करती है। ए, प्रतिवर्ती बोनस को। दूसरा बी, यौगिक बोनस को। तीसरा सी, टर्मिनल बोनस को। और चौथा डी, निरंतर बोनस को। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन रहने वाला है वो है यौगिक बोनस के मामले में एक कंपनी मूलभूत लाभ और पहले ही से संलग्न बोनस के प्रतिशत के रूप में बोनस को व्यक्त करती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।